हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। बेटा पिछली क्लास तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने की कई सारे यूनिट पढ़ लिए थे, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, दिस दैट, कई सारी चीजें पढ़ लिए थे। मोलैलिटी पढ़े थे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, है ना, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। उसी में एक टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन, हमारा टॉपिक आता है। तो आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखने से बच्चों को काफी भारी भरकम लगता है और जनरली दिक्कत फील करते हैं जब वो भी इनके सामने कोई क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक आती है तो उनको प्रॉब्लम महसूस होती है। लेकिन आज के बाद से आपको दिक्कत नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं ये समझना है आपको। मोल वर्ड तो आप सबने सुन लिया होगा। मोल वर्ड क्या होता है? मोल का बहुत बेसिक सा मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। अब जैसे दुनिया में हर चीज को मेजरमेंट करने का एक यूनिट होता है, एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है तो डिस्टेंस को आप केजी में मेजर नहीं करोगे ना, दूरी को आप किलोमीटर में तो नहीं नापोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई भी पेन है तो इस पेन को केजी ग्राम में नहीं ना मेजर करोगे, पेन का काउंट करके मेजरमेंट करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका वेट निकालते हैं केजी में, किलोग्राम में, मास में, ऐसे निकालते हैं। कुछ चीजें होती है एमएल में, लीटर में, ऐसे निकालते हैं। तो हर चीज को मेजरमेंट करने की एक अलग अलग यूनिट है, अलग अलग तरीके। इसी तरीके में एक मेथड आता है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल एक वर्ड आता है। तो मोल क्या होता है? सॉल्यूट के मोलों की संख्या बताता है, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी को बताता है। तो मोल कैसे होता है अभी मैं समझाता हूं, पहले आइए थोड़ा सा देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर कोई आपसे कहे कि मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो आप उसे बहुत ही सिंपल शब्दों में बता सकते हो कि इट इज द मोलर रेशियो, मोलों का रेशियो, मोलों का रेशियो ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट या सॉल्वेंट के मोलर का रेशियो विथ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के मोल और ऊपर क्या रखना है, सोल्यूट या सॉल्वेंट के मोल रखना है। तो काफी अच्छा पॉइंट है, बढ़िया तगड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या समझता है, आपको क्या समझना है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई चाई। अब इसको आप काई बोल दो, चाई बोल दो, हम ऐसे बना दे रहे हैं। आपको जो बेटर लगेगा इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। काई बोलते हैं, चाई बोलते हैं, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन अपना अपना, बेटा सब लोग अपना जैसा कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो चीज हो गई कि हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई? चाई से करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरी बात होती है, सर बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो यहां भी हम पढ़ेंगे कि इट इज टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर को बढ़ाना हो, घटा दो, कम करो, ज्यादा करो, उससे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आता है भाई, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या कहता है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि इट इज यूनिटलेस। भाई ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर आप सोचें कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कुछ कहूं कि सर एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं, एग्जांपल में सॉल्यूट को मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ए जो है वो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कौन है? वो बी है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैंने अपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो नहीं देखा तो बेटा एक बार जरूर देख लीजिएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। फिर क्या करते हैं, अगर मैं यहीं पे बोलूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट के मोलों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? एन से, और नीचे ए लगा दें, ए फॉर सोल्यूट और एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? आप बताओ। एन लिखोगे और बी लिख दोगे,
तो अगर NB लिख दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इसका क्या फॉर्मूला लिखूंगा, तो अगर मैं लिखूं काई ए बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb, तो क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है कि काई ए बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। Na क्या है? सोल्यूट के मोल है। Nb क्या है? सॉल्वेंट के मोल है। तो दोनों के मोल यानी सोल्यूशन का मोल हो गया, और यहां तो ये किसका मोल फ्रैक्शन निकाला मैंने? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला है। कोई कहे कि सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन हमको चाहिए, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि काई बी बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे काई बी बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। कुछ समझे? नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, नीचे Na प्लस Nb ही रहेगा। यानी किसी भी सोल्यूशन के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे, जैसे मैं ये बात कर रहा हूं बाइनरी सोल्यूशन में, जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, अगर मेरे पास टर्नरी, क्वाटर्नरी ऐसे और होंगे तो नीचे मैं इनकी संख्या बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन ऊपर हमेशा एक ही बंदा लिखा जाएगा। अगली बात समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई, आराम से समझिए, कुछ नहीं आएगा तो आप बिल्कुल बताइए। मैंने कहा काई ए प्लस काई बी की जो सम वैल्यू होगी भाई वो 1 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है? भाई आप खुद सोचो, काई ए और काई बी की वैल्यू सम जो है वो 1 के आएगी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कहने का मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा बराबर 1 के होता है। यानी अगर मैं इसी को बात में बराबर बोलूं तो मैं बोल दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन वो बराबर हमेशा 1 के होगा। तो अगर आपसे कोई कह दे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बराबर 1 के होगा, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन भी 1 हो सकता है। अब उसी को मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या मैं डायरेक्ट बोल दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, बात तो एक ही है। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में लगभग आ चुकी होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आपको बेसिक आइडिया लग गया कि सर अब मोल फ्रैक्शन में इससे अलग कुछ नहीं है। इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो मोल फ्रैक्शन का काम हो जाएगा। अब हमें क्या समझना है कि सर ये जो Na-Nb है उनका थोड़ा सा केस समझा लिए, तो थोड़ा सा आपको एक बार मोल समझा देता हूं, क्योंकि ये पूरी स्टोरी सॉल्व करने के लिए आपको मोल की जरूरत पड़नी है। तो थोड़ा सा मोल समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई भी कहता है कि व्हाट इज द मोल, अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज द मोल, तो आप उसे क्या बोलोगे? मोल किसे कहोगे? आपकी नजर में मोल क्या है? देखो, मोल क्या होता है भाई? अगर मैं मोल की बात करूं तो सिंपल सा मतलब है इट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के मेजरमेंट की मोल सिर्फ और सिर्फ एक क्या होता है? यूनिट होता है, और कुछ नहीं होता है। मोल किसी भी केमिकल कंपाउंड को नापने का एक यूनिट होता है। अगर मैं इसका हिंदी में ढेर बोलूं तो मोल जो बराबर होता है उसे हम कहते हैं कलेक्शन। क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं, या इसी को एकदम शुद्ध भाषा में बोला जाए तो ढेर कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेर कहते हैं। यानी कोई चीज जब बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग अगर गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि गांव में एक हम लोगों के गांव में बोला जाता है घूर का मतलब जहां पे जैसे जानवर रखे जाते हैं तो उनका जो वेस्ट पार्ट होता है, जो गोबर वगैरह होता है, वो गोबर ओबर सब ले जाकर के जिस जगह फेंका जाता है उसे हम लोग घूर कहते हैं।
और उस जगह पर गोबर का यानी उस कचरे का ढेर लगता चला जाता है। तो केमिस्ट्री के टर्म में अगर कोई भी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती चली जा रही है तो हम उसे मोल वर्ड करते हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मोल, मेरी बात थोड़ा सा समझिएगा, अगर आप 9-10 थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए। अगर मैं बोलूं कि एक मोल की बात हो रही है तो थोड़ा समझिएगा, एक मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब सोचो कि एक मोल में इतने क्या हो सकते हैं। अगर एक मोल की बात करूं तो इतने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं, या एटम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ईटीसी कर देता हूं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो एक मोल में सोचो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। गिनती भी नहीं कर सकते बॉस, इतनी ज्यादा संख्या में एक मोल का मतलब होता है। आप सोचो एक मोल का मतलब, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, अगर मैं लिख देता हूं CO2 आपके सामने कहीं लिखा है और कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ये CO2 जो है वो एक मोल लिखा गया है। अब एक मोल का मतलब समझ रहे हो, इसके एक मोल के अंदर, इसके एक मोल के अंदर बॉस, बहुत ज्यादा नहीं, इसके एक मोल के अंदर ये जो आपको डिजिट अभी अभी मैंने बताई है, ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैरी करके रखा हुआ है। सोचो, काउंट नहीं कर सकते बॉस, इतना ज्यादा संख्या में ये नंबर होते हैं। तो एक मोल अपने आप में ही बहुत ज्यादा होता है, और जब कोई चीज किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में कलेक्ट होती है, हम उसे कहते हैं ना उसका ढेर लग गया है, इसका घूर लग गया है, ढेर लग गया है। तो उसी ढेर वर्ड को हम यूज करते हैं मोल में। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द मोल। तो अब मोल का मतलब कुछ भी होना नहीं चाहिए आपके नजर में। अब आपको थोड़ा सा मोल और समझाते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि मोल क्या है, तो आप सिंपल सा बोलो मोल क्या है। मोल तो एक यूनिट है मेजरमेंट करने की। अब कोई भी चीज का मेजरमेंट कितने तरीकों में कर सकते हैं, वेट में, वॉल्यूम में और नंबर में। तो यानी मोल कितने कैटेगरी में आप मोल को डिवाइड करना चाहते हैं, 3 कैटेगरी में, 1, 2, 3। नंबर 1 वेट में, भाई किसी चीज का आप वेट निकाल सकते हैं, किसी चीज का आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं और नंबर में निकाल सकते हैं। नंबर का मतलब काउंटिंग में या डिजिट में। तो 3 तरीकों से किसी भी दुनिया में चीज का मेजरमेंट आप बेसिकली करेंगे, या तो उसका वेट निकालेंगे, या उसका वॉल्यूम निकालेंगे, या उसको काउंट करेंगे। ठीक है। अगर मैं कहूं कि सर मैं वेट करने की बात कर रहा हूं, मैं ध्यान रखिएगा मैं आपको यहां मोल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा मोल बता रहा हूं, तो इसलिए मोल की शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। अगर मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने कहा वेट, तो किसी भी कंपाउंड का वेट हो गया। सर जब यूनिट होती है तो उसको नापने का एक कोई ना कोई फिक्स पैरामीटर लिया जाता है। जैसे आप दुकान पे जाते हो और कहते हो कि भाई मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो आप देखते हो कि दुकानदार जो होता है वो 1 kg का एक बाट होता है, वेट एक तरफ रखता है और दूसरे तरफ आपकी चीनी रख के वेट करता है। उस बाट को देख के तुम समझ जाते हो कि हाँ मेरी चीनी 1 किलो हो गई है। अगर तुम्हें 2 किलो चाहिए, उसके पास 1 है, तो उसका डबल 2 गुना कर लोगे तो 2 kg हो जाएगा, 4 गुना कर लोगे तो 4 kg हो जाएगा। मतलब एक चीज हमें फिक्स करनी होगी। इसी तरीके से जब किसी भी कंपाउंड के वेट को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल निकल के आता है। यहां पर मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये मास ऑफ कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, मास ऑफ कंपाउंड होता है। जिस कंपाउंड का आप मोल निकालना चाह रहे हो उसका मास है। और ये क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है जिसका आप क्या निकालना चाहते हो, वेट निकालना चाहते हो। ठीक है, अभी 1 बाय 1 हम एक मोल टॉपिक भी ले लेंगे, आपको बता देंगे। पहले इतनी स्टोरी सिंपल समझिए। इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में आपसे बात करूं कि कोई आपसे कहे भाई वॉल्यूम के टर्म में बताइए, तो देखिए वॉल्यूम के टर्म में भी नंबर ऑफ मोल वही होगा, बट यहां पर वॉल्यूम होता है ml में। अगर आपने लिया है
तो यहां पर 22400 ml लेना पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये सब के सब कब होंगे? एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है ये भी थोड़ा सा जान लो। अगर कोई कहता है STP क्या है, तो आप बोलोगे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 ATM या बार। तो अब ये मत कहना सर 273.15 होता है, बेसिकली कैलकुलेशन में हम लोग यही लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0.987 बार होता है, तो हम लोग ATM लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें होती हैं, और ये किसका है भाई? जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड है, और ये 1 मोल का है। देख लीजिए मेरी अभी एक चीज आपको मैं बगल लिख रहा हूं, पहले वही समझ लीजिए। मैं क्या आपको बता रहा हूं, 1 मोल जो बराबर होगा वो बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास के, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बराबर 1 मोल के होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 22400 ml के एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इतने के बराबर होता है। और ऐसे ही अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो यही वाली वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये वो चीजें मैंने लिखी हैं जो आप सबको हर एक कंडीशन में पता होनी चाहिए, तब आप मोल लगा पाओगे। यानी 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, ये चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होगी मोल में दिक्कत आएगी। तो ये मोल की फिक्स चीजें हैं भाई, ये मोल में इतना होता है, ये हमें याद रखना है। कैसे कैसे होता है अभी हम सिखाते हैं आपको। अब आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पे। भाई इसको कंप्लीट करते चले ना, एक सिस्टमैटिक नोट्स भी तो हम लोगों को बनाना है। कोई ऐसा तो है नहीं भाई ऐसे कुछ भी कर रहे हैं, नोट्स भी बनाना है, तो आपका नोट्स भी तो बनना चाहिए। अब बताइए मोल बराबर क्या फॉर्मूला लगाएं? भाई मोल का बेसिक सा फंडा है, अगर मोल निकालना है तो अब आपको करना क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगैड्रो नंबर। अब मैं Na हटा देता हूं यहां पे और सीधी वैल्यू लिख देता हूं 6.022 इंटू 10⁻23। अब देख रहे हो आप, दो जगह पर मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी है, 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे 22,400 ml। ये दो चीजें एग्जैक्ट लिखी हुई हैं, यहां पर एग्जैक्ट नहीं लिखा है, मैंने एक सिंबल यूज किया है। इससे क्या सीखे होगे? इससे ये सीख रहे हो कि ये दो वैल्यू तो हमेशा फिक्स होने वाली है। कंपाउंड कोई भी हो, मॉलिक्यूल कोई भी हो, आयन कोई भी हो, वहां बदलेगा नहीं। जो कुछ चेंजेस आएंगे बस ऊपर के वैल्यू में चेंजेस आएंगे। लेकिन यहां पे चूंकि मैंने सिंबल वर्ड यूज किया है, तो हर एक कंपाउंड के चेंज होने से उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ये एक मार्कर है, मतलब पेन है, तो इसका वेट अलग होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है इसका वेट अलग होगा। मेरे पास ये एक रिमोट रखा हुआ है, अब इस रिमोट का वेट भी अलग होगा, ये भी एक है ये भी एक है, तो दोनों का वेट तो अलग अलग हो गया ना। अब कैसे मैं पता करूं? जैसे मुझे एक का पता था, मुझे जैसे एक का मान लेते 10 ग्राम है, टोटल इसका बॉक्स आया उसमें 100 ग्राम ये आ रहा था, तो मैंने बता दिया 10 जो है वो ये रिमोट होंगे। मैंने कहा कैसे पता चला? मैंने कहा भाई एक का मुझे पता है 10 ग्राम होता है, टोटल आप बता रहे हो 100 है, तो टोटल को ऊपर रखोगे, एक जिसका पता नीचे रखोगे, डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ ये निकल के चले आएंगे। ठीक इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर में निकाल लेते हैं कितने मोल की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आइए कुछ का निकालते हैं, तब ज्यादा स्टोरी क्लियर होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि कुछ का अगर मैं निकालता हूं, आइए एग्जाम्पल में देखते हैं, परेशान थोड़ी ना होना है। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, कोई भी बोले तो आप क्या बोलोगे भाई? आप बोलोगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। आप कहोगे सर ये क्या प्रॉब्लम है? भाई दो चीजें हैं ना इसके अंदर, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है।
तो अब एटॉमिक मास हर चीज का हमें याद करके रखना होगा। बेसिकली एग्जाम टाइम में पेपर में गिवन होता है कि इसका एटॉमिक मास इतना होता है, फिर भी कुछ चीजें तो हमें याद करनी पड़ेंगी। तो ये आप याद करके भी रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एटॉमिक मास इजीली किसी भी बच्चे को लर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए अगर मैं निकालता हूं तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 होता है, और इसमें 2 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो बॉस कितना हो गया बताओ, 12 प्लस 32 तो कितना हो गया आप बताओ, 44 ग्राम। ठीक, ये आपका एटॉमिक मास निकल के आ गया। इस तरीके से अगर मैं बोलूं किसी और का भी एटॉमिक मास निकालना है तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। अब चूंकि यहां मैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप घर से इसे लगाइएगा, इनके निकालिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना कितना आ रहा है। ये मैं आपको दे देता हूं किसका, H2O का दे देता हूं, फिर मैं आपको CH4 का दे देता हूं, फिर मैं आपको SO2 का दे देता हूं, फिर मैं आपको अमोनिया का दे देता हूं, फिर मैं आपको H2SO4 का दे देता हूं, फिर मैं आपको HNO3 का दे देता हूं। ठीक है, ये इतने आपके लिए मैंने होमवर्क दे के रखे हैं, इनको आपको घर से करके बताना इसमें कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा क्या क्या है। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं यहां पर एटॉमिक मास की बात करूं, अगर आपको मान लेते ना पता हो, एटॉमिक मास मैं सबका लिख देता हूं। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन बता चुका हूं, सल्फर का 32 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और तो लगभग सब बता दिया। तो ये इनके एटॉमिक मासेस है, इनको यूज करिए और इन कंपाउंड्स का आप क्या निकालिए, मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मुझे लगता है मोल वाले कॉन्सेप्ट में आपको बेसिकली इसी की जरूरत पड़ेगी मोल निकालने के लिए। तो आइए एक दो क्वेश्चन लेते हैं और तब पता करते हैं क्या चीज हमने सीखा है। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ each component when कितने ग्राम, सपोज कर लो 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 540 ग्राम ऑफ H2O। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है भाई, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो निकालोगे कैसे, आपसे पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं कहूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपको सपोज करिए स्टार्टिंग में मैं बोलता हूं निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे नंबर ऑफ ग्लूकोज के मोल, फिर नंबर ऑफ ग्लूकोज के मोल प्लस नंबर ऑफ H2O के मोल। यही तो फॉर्मूला आपको पढ़ाया हो अभी पीछे है, ये ना फॉर्मूला पढ़े हो। तो ग्लूकोज के मोल और इसके मोल। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें मोल पता नहीं है, तो मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए मास और मोलर मास चाहिए होता है। अब बताओ ग्लूकोज के मास कितना दिया है बेटा जी, ग्लूकोज का मास दिया है 36 ग्राम, ये रख दो। ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेना 180 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है जिसको ना पता हो वो C6H12O6 होता है। ओवरऑल ऐड कर लेना 160 आएगा। डिवाइड करोगे 18 10 जा, 18 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, और 1 को 5 से डिवाइड करोगे 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 मोल तो कौन हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया। वाटर के मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O पेन चेंज कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O हम कैसे निकालेंगे भाई, अगर H2O के मोल निकालने हैं तो H2O का मास अपॉन मोलर मास। H2O का मास एज पर द क्वेश्चन कितना दिया है, 540 ग्राम दिया है।
तो 540 ग्राम इसको रख दो और H2O का मोलर मास निकाल लेना भाई, 18 होता है। 18 1 जा 18, 18 3 जा यानी 30 मोल आ गया। कितने मोल आ गए? 30 मोल आ गए। आओ मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अब अगर आपसे कोई कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है, तो आप कहोगे ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल अपॉन ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल प्लस H2O के नंबर ऑफ मोल। तो 0.2 अपॉन 30.2, एक डेसिमल से एक डेसिमल हटा दो, 2 अपॉन 302 डिवाइड कर दो। अब अगर मैं 2 को 302 से डिवाइड करता हूं तो 0.10 लगा दोगे, एक जीरो और लगाओ, एक जीरो और लगाओ, अभी भी काम नहीं बना, एक जीरो और लगाओ, एक जीरो और लगाओ, तो जाएगा। अब आपको पता है 6 टाइम में चला जाएगा, तो अगर 6 टाइम में चला जाएगा 18 आएगा, वही होल्ड कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर मैं ले लेता हूं तो अप्रॉक्स 2 आ गया 0.006। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा बॉस? आपको याद है ना, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि दोनों का सम बराबर 1 के होता है। तो 1 माइनस 0.006 करोगे तो 0.994 आ जाएगा। दैट्स खत्म हो गया, सेवा सवा। तो ये ओवरऑल मैंने जो आपको बताया है ये मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया है। तो पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार स्लो करके देखिएगा, एकदम फुर्सत से पढ़िएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जहां पर हम बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। बच्चा किसके बारे में? नॉर्मेलिटी के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।